वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज का विषय है पूर्वी समस्या। तुर्की और ऑस्ट्रिया के कमजोर होने, उनके राज्यों का विघटन होने की स्थिति में यूरोप के विभिन्न जो राष्ट्र है वो अपने अपने साम्राज्य विस्तार का सपना पालने लगे और उसी के कारण से एक नवीन समस्या यूरोप के सामने प्रस्तुत हुई, जिसे हम पूर्वी समस्या कहते हैं, जो लगभग 100 साल तक ये समस्या दुनिया के सामने रही और अल्टीमेटली प्रथम विश्व युद्ध का कारण भी बनी। तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये समस्या है हमारे सामने रही, क्योंकि अरब जो मुस्लिम खलीफा है, मोहम्मद साहब के जन्म के बाद में 4 मुस्लिम खलीफा हुए। अबू बकर सिद्दीकी, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत इमाम अली। इनके कार्यकाल में, इनके समय में मुस्लिम जो स्टेट है, मुस्लिम जो राज्य है, अरब जो राज्य है, वो यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गया। और अब अरब और ईसाइयत का मुकाबला होने लगा, यानी कि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से, एक कल्चर दूसरे कल्चर से भिड़ रही है, एक धर्म दूसरे धर्म से भिड़ रहा। हालांकि उसका आधार धार्मिक नहीं था, लेकिन कई मायनों में हम देखते हैं कि धार्मिक आधार हो गया। और जो साम्राज्य विस्तार जो अरबों ने किया था और तुर्की ने जिस मजबूती के साथ में अपने साम्राज्य का विस्तार करके उसको सुदृढ़ व स्थायीकरण किया था, उसके कारण से इस्लाम दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गया। लेकिन जो ही तुर्की की राजनीतिक और आर्थिक दशा कमजोर हुई, यूरोपियन जो देश है उन्होंने उसके साम्राज्य का बंटवारा करना प्रारंभ कर दिया। यहीं से समस्या उत्पन्न होती है, पूर्वी समस्या, जिसके मूल में हम देख सकते हैं कि रूस की जो विस्तारवादी नीति है वो यहां पर काम कर रही थी। 721 ईस्वी में फ्रांसीसी मुखिया चार्ल्स मॉर्टल द्वारा पॉइटर्स के युद्ध में अरबों को पराजित करने से यूरोप में इस्लामिक आक्रमण कम हुए। तुर्कों ने इस्लाम को अपना लिया था। ये जाति बड़ी युद्ध प्रिय और आक्रामक थी, इसलिए इस्लाम इनके नेतृत्व में बड़ी तेजी से एवं व्यापकता के साथ फैला। तुर्की की शासकों ने एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया, जिसे बाल्कन कहा जाता था। आरंभ में तुर्की का शासन बड़ा उदार था। इस क्षेत्र में बसने वाले अधिकांश लोग ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानने वाले थे। ये लोग किसान थे, कृषि में भी उन्नति हो रही थी। एक लंबे काल तक तुर्कों का शासन यहां चलता रहा और शांति बनी रही। इस क्षेत्र में बसने वाली अनेक जातियां थी, जैसे मगियार, उत्तरी स्लाव, चेक, स्लोवाक, पॉल, दक्षिणी स्लाव, जिनमें सर्ब, क्रीट, स्लोवीन्स भी थे। इनमें से अनेक जातियां विशाल ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग साम्राज्य के अधीन थी। मुस्लिम तुर्कों के अधीन 1789 में यूनानी, बुल्गारियाई, सर्ब, रोमानियाई तथा अल्बेनियाई थे। ऑस्ट्रियाई शासन के अधीन अनेक जातियां थी। इनमें से सबसे ज्यादा शक्तिशाली हंगरी के निवासी मगियार थे। हैब्सबर्ग शासकों को हमेशा यह भय था कि उनके राज्य का विघटन हो सकता है, इसलिए वे राजवंशीय शासन के अलावा अन्य किसी राजनीतिक परिवर्तन के पक्षधर नहीं थे। सर्वप्रथम मगियार जाति के लोगों द्वारा स्वतंत्रता का प्रयास किया गया। विवश होकर 1867 में ऑस्ट्रिया के राजतंत्र को ऑस्ट्रिया व हंगरी का द्वैध राजतंत्र मान लिया गया। इस प्रकार के राजनीतिक समझौते का परिणाम अन्य जातियों जैसे स्लाव आदि के लिए प्रेरणास्पद सिद्ध हुआ, क्योंकि अब ये भी स्वतंत्रता की आकांक्षा रखने लगे। आरंभ में तुर्की के युद्ध प्रिय मुसलमान कबीलों ने पूर्वी यूरोप के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे सुल्तान की शक्ति क्षीण होती गई। उसके विभिन्न क्षेत्रों के गवर्नरों ने, जिन्हें पाशा कहा जाता था,
अत्याचार शुरू कर दिए। फ्रांसीसी क्रांति तथा धार्मिक कारणों से 19वीं शताब्दी के मध्य में संपूर्ण बाल्कन क्षेत्र की ईसाई जातियों में मुस्लिम आधिपत्य के विरुद्ध एक जनमत तैयार हो रहा था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्वी समस्या के कई कारक तत्व थे। ऑस्ट्रिया अपने आप को बचाने का आखिरी प्रयास कर रहा था। दूसरी तरफ इंग्लैंड को अपने उपनिवेशों को सुरक्षित रखने की चिंता थी, इसलिए उस तरफ कोई यूरोपीय राष्ट्र रुचि दिखाए यह इंग्लैंड को बर्दाश्त नहीं था। रूस के नेतृत्व में सर्व स्लाववाद को प्रोत्साहन मिल रहा था तथा प्रशा के नेतृत्व में सर्व जर्मनवाद को। जब जर्मनी का एकीकरण हो गया तो यूरोप में फैली जर्मन जाति में अपने अस्तित्व के प्रति सघन चेतना जागृत होने लगी। इस तरह पूर्वी समस्या इन सब का मिला जुला परिणाम थी। डैन्यूब नदी का महत्व। अधिकांश सभ्यताओं का जन्म नदियों के किनारे ही हुआ है। मिस्र की सभ्यता का उदाहरण बड़ा स्पष्ट है, जिसमें नील नदी का बड़ा महत्व रहा है। पूर्वी यूरोपीय और मध्य यूरोपीय राष्ट्रों के इतिहास में भी डैन्यूब नदी का बड़ा महत्व था। यह नदी व्यापार और यातायात के लिए महत्वपूर्ण रही है। इस नदी की वजह से ही समूचे क्षेत्र में सांस्कृतिक साम्य दिखाई देता है। पूर्वी यूरोपीय राष्ट्रों की दिशा में अगर कोई राज्य आक्रमण करना चाहता था तो डैन्यूब नदी का सहारा आवश्यक था। जैसे तुर्कों ने नियंत्रण स्थापित करने के लिए इस नदी का ही सहारा लिया, ऑस्ट्रिया ने भी इसी नदी का सहारा लिया था। जब ऑस्ट्रिया और तुर्की मजबूत थे तो इसका कारण था डैन्यूब नदी के ऊपर उनका पुख्ता नियंत्रण। लेकिन अब वो कमजोर होते जा रहे हैं, तो बाकी यूरोपियन जो देश है वो इस नदी के सहारे इनका जो साम्राज्य है उसको हड़पना चाह रहे थे। रूस और पूर्वी समस्या। इस समस्या का मूल किरदार ही हम रूस को पाते हैं। यद्यपि रूसी शासकों जैसे पीटर महान जो 1682 से 1725 तक जिनका शासन था के समय से ही बंदरगाह की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा था, जहां से रूसी जहाज वर्ष भर आते जाते रहे तथा रूसी व्यापार और संपर्क यूरोपीय राष्ट्रों से बना रहे। तुर्कों के साम्राज्य की पतनशील व्यवस्था से रूसी शासक इसी समस्या का स्थायी हल निकालना चाहते थे। रूस के इस उद्देश्य को इंग्लैंड पूरा होने देना नहीं चाहता था। अतः इन दोनों शक्तियों में जो परस्पर तनाव रहा उसने पूर्वी समस्या को एक नया आयाम प्रदान किया। रूस और इंग्लैंड का ये साम्राज्यवादी जो सोच थी वो टकरा रही थी और यहीं से पूर्वी समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया था। रूस के पास केवल एक बंदरगाह था जिसे आर्चगल के नाम से जाना जाता था। इसका उपयोग वर्ष में 5 महीने ही हो सकता था। शेष महीनों में वहां का समुद्र बर्फ बन जाता था। जब तुर्कों और ऑस्ट्रिया के साम्राज्यों का पतन हुआ तो रूस की प्रसार की महत्वाकांक्षा और तीव्र हो गई। इधर इंग्लैंड अपने औपनिवेशिक साम्राज्य की रक्षा करना चाहता था और नवोदित जर्मनी ऑस्ट्रिया के पतनशील साम्राज्य से रूस को किसी प्रकार का भौगोलिक लाभ देना उचित नहीं समझता था। यानी जर्मन, इंग्लैंड और रूस सभी के अपने अपने हित थे और उन हितों को साधने के लिए वो यैन कैन प्रकारेण कूटनीतिक जो चालें हैं वो चल रहे थे। इसी समय 19वीं शताब्दी में वस्तुतः इन विभिन्न शक्तियों के टकराव के कारण पूर्वी समस्या और जटिल हो गई। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रूसी नीति का प्रमुख उद्देश्य भूमध्य सागर की ओर बढ़ना था। क्रीमिया के युद्ध में रूस का ये मार्ग इंग्लैंड व फ्रांस ने बंद कर दिया था, तो रूस ने गर्म सागरों तक पहुंचने के लिए नए उपक्रम करने शुरू कर दिए। रूस द्वारा तुर्की की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर तथा बाल्कन में अपने प्रभाव बढ़ाने के प्रयासों के फलस्वरूप क्रीमिया युद्ध तथा रूस तुर्की युद्ध हुए तथा अफगानिस्तान की ओर कदम बढ़ाने से 2 भारत अफगान युद्ध हुए। विभिन्न प्रदेशों में रूस ने किस प्रकार से अपने प्रभाव क्षेत्र का उपयोग किया ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। फिलहाल जो पूरी समस्या है उसके जो कारण है वो स्पष्ट है।
तुर्की और ऑस्ट्रिया के पतनशील साम्राज्य में से अपना अपना हित साध करके किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा भूभाग पर कब्जा किया जाए, इसके लिए रूस प्रयासरत था। उसकी मजबूरियां थी कि उसके पास में साल भर व्यापार के लिए और यातायात के लिए बंदरगाह नहीं थे। आर्चेगल बंदरगाह साल में 5 महीने ही चलता था। इधर इंग्लैंड नहीं चाहता था कि रूस बाल्कन क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाए। जब रूस को इधर बाल्कन क्षेत्र में नहीं बढ़ने दिया तो वो अफगानिस्तान की तरफ बढ़ा, जहां पर तत्कालीन भारत में जो ब्रिटिश शासन था उसके रूस के साथ में युद्ध हुए, प्रथम और द्वितीय अफगान युद्ध। तो इस प्रकार से जर्मनी जो है वो प्रशा के नेतृत्व में बहुत शक्तिशाली हो रहा था। इधर इंग्लैंड है जो बाकी शक्तियों को शक्तिशाली नहीं होने देना चाह रहा था। रूस है जो बाल्कन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाह रहा था। ऐसी परिस्थितियों में पूर्वी समस्या ने एक विकराल रूप धारण कर लिया। धन्यवाद। प्रोफेसर जलालुद्दीन काठार, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज, ब्यावर।